ये मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है, लेकिन थ्रेशोल्ड बड़ा आसान होता है। आप जिस भी देश में काम करते हैं, चाहे वो जर्मनी है, कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है, यहाँ तक कि जापान, कोरिया क्यों ना हो, हर एक का कोई ना कोई थ्रेशोल्ड है अपने पार्टनर को बुलाने का। एक पर्टिकुलर केस में ऐसा भी देखा गया है कि एप्लीकेंट बाहर है, रेजिडेंट्स है, वहाँ के नेशनल है या पीआर होल्डर है, और वो इंडिया में आके शादी करते हैं, सिर्फ शादी करते हैं और अपने पार्टनर को अपने साथ लेकर जाते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए। आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को जिस भी देश में आप रहते हैं उनको वहाँ पे बुला सकते हैं। अगर आप वर्क वीज़ा पे जा रहे हैं तो कैसे लेके जा सकते हैं, या फिर आप ऑलरेडी वहाँ के रेजिडेंट हैं तो किस तरीके से आप अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को डिपेंडेंट या स्पाउस वीज़ा पे बुलाया जा सकता है। ये सब आप इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए छोटी सी वीडियो है, इसको एंड तक जरूर देखें, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आराम से मिल जाएंगे। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। सेव करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी अगर आपको फ्यूचर में इसकी ज़रूरत होगी तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं। ऑलराइट, देखिए, अगर आप ऑलरेडी किसी देश में रहते हैं, एग्जाम्पल के रूप में अभी किसी एक देश को ले लेते हैं, लेट्स अज्यूम आप यूके, आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे किसी देश में रहते हैं। शेंगन की अभी बात नहीं करेंगे, मैं उसमें भी बताऊंगा क्या होगा, बट फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो उस केस में आप कैसे अपने स्पाउस को या अपने पार्टनर को बुला सकते हो। देखिए, अगर आपके पास वहाँ की नेशनैलिटी है, एक कंसेप्ट ये बनता है, और अगर आपके पास वहाँ की पीआर है, दूसरा कंसेप्ट ये बनता है, और अगर आपके पास वहाँ का लॉन्ग टर्म वीज़ा है तो तीसरा कंसेप्ट ये बनता है। तीनों कंसेप्ट में मोर और लेस प्रोसेस इज आइडेंटिकल, बट लेकिन थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन में चेंज हो सकते हैं। अगर आपके पास वहाँ पे नेशनैलिटी या पीआर है तो वहाँ पर आप जो भी काम कर रहे हैं उसका कोई ना कोई एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है सैलरी का। एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि यूके आपको कहता है कि आप 2000 पाउंड कमाएंगे या 1500 पाउंड कमाएंगे, आयरलैंड आपको कहता है आप 1700-1800 यूरो कमाएंगे, तो ही हम यहाँ पे स्पाउस वीज़ा अवॉर्ड करेंगे। ये मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है, लेकिन थ्रेशोल्ड बड़ा आसान होता है। आप जिस भी देश में काम करते हैं, चाहे वो जर्मनी है, कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है, यहाँ तक कि जापान, कोरिया क्यों ना हो, हर एक का कोई ना कोई थ्रेशोल्ड है अपने पार्टनर को बुलाने का। तो आपको ये पता होएगा कि थ्रेशोल्ड क्या है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो ये थोड़ी सी रिसर्च के बाद एम्बेसी के थ्रू पता लगाया जा सकता है, या फिर आप हमारे पास भी आ सकते हैं। जब आप अपनी फाइलिंग कराएंगे तो ये सारी चीज़ें हम पहले से ही चेक करके रखते हैं, या फिर अगर आप खुद कर रहे हैं तो सिंपल सा है, आप एम्बेसी से रिकन्फर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, फिलहाल तो आयरलैंड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1800 यूरो का थ्रेशोल्ड है जी, मेरी 1800 यूरो सैलरी होनी चाहिए, तभी मेरे को जो है अपनी वाइफ को लाने का मौका मिलेगा या मेरे को अपने हस्बैंड को लाने का मौका मिलेगा। तो एक ही सैलरी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। दूसरा कि आप वहाँ पे वर्क वीज़ा पे हैं। अगर आप वर्क वीज़ा पे होते हैं तो काफ़ी केसेस में कुछ ऐसी कैटेगरीज होती है, इसमें अलाउ नहीं होता है कि आप अपने पार्टनर को अपने साथ लेकर जाएं। अगर खासतौर से आपकी ब्लू कॉलर जॉब मिलती है या आपको ब्राउन कॉलर जॉब मिलती है, एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब मिलती है जिनकी सैलरी थोड़ी कम होती है, उस केस में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप अपने साथ डिपेंडेंट वीज़ा पे अपने पार्टनर को लेकर जाएं। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा पे ले जाना बड़ा आसान है, ये एक टाइम पे था, अभी भी ले जाया जा सकता है, लेकिन इन टाइम पे एक्चुअल में बड़ा आसान था। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा किसी कंट्री का फाइल करते हैं, यूके का फाइल करते हैं, या कहीं और का एग्जांपल ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का फाइल करते हैं, तो अपने साथ में अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को ले जा सकते थे। डिपेंडेंट वीज़ा मिलता था वहाँ पे, अभी भी मिलता है, लेकिन ये चीज़ अब थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई है। रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी सी स्क्वीज कर दी गई है, और जो सक्सेस रेशियो है वो थोड़ा सा ड्रॉप भी हो गया इस वजह से। अब उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो पहले वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी अबेंडेंस में होती थी वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट्स हैं दे आर अंडर प्रेशर टू कंटेन इमिग्रेशन फ्लो। वहाँ इमिग्रेशन फ्लो जितना वो चाह रहे थे उससे ज़्यादा हो गया है। अनवांटेड इमिग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे सिचुएशन जो है, डेमोग्राफिक चैलेंज आ गया है, सोशल सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है। काफ़ी सारे देशों में आपने सुना होगा कैसे राइट्स की सिचुएशन भी हो गई है। यूके में तो वैसे भी वहाँ पे काफ़ी सेंसिटिव इशू हो रहे हैं इमिग्रेशन को लेकर। अमेरिका भी थ्रेशोल्ड इसका बढ़ाता जा रहा है और अपने काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स है, कितनी होनी चाहिए उसको बढ़ा के इतना ज़्यादा कर दिया कि वो पूरी नहीं हो पाती है। कनाडा ने तो ऑलरेडी आपका LMI प्रोसेस के ऊपर ही लगाम लगा दी है। शेंगन एरिया में आपके आर्टिकल्स रिमूव कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हो जाता था। तो यानी इमिग्रेशन को कंटेन करने के लिए लीगल एस्पेक्ट्स को यूज़ किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर आपकी सैलरी कम है, स्टार्टिंग लेवल की सैलरी है, तो वो तो बड़ा ही मुश्किल है, आप समझ लीजिए इम्पॉसिबल ही है कि आप अपने पार्टनर को अपने साथ लेकर जाएं। तो अब इसके केस में हम क्या कर सकते हैं? अगर आपकी सैलरी मैच हो रही है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैच नहीं हो रही है फिर क्या कर सकते हैं?
उस केस में देयर इज अ ब्लीक चांस, आप अपने पार्टनर की अगर पहले से ही कोई जॉब कंफर्म करवा लेते हैं तो चांस बन सकता है। जैसे आपकी जॉब कंफर्म हुई है, साथ साथ अगर आपके पार्टनर की जॉब कंफर्म हो जाती है तो देयर आर गुड चांसेस कि आपको एक साथ वीज़ा मिल जाए। बट लेकिन ये हर एक का लक नहीं होता, तो आप जिस भी सोर्स के थ्रू ये करवा रहे हैं, एक बार उनसे अपील करके देखें कि आपके पार्टनर के लिए कोई वैकेंसी है वहाँ पे, अरेंज हो सकती है तो वेरी गुड है, नहीं हो सकती है तो फिर आपको थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा जब तक आपकी सैलरी उस थ्रेशोल्ड तक, मिनिमम रिक्वायरमेंट तक नहीं पहुँचती। आई होप ये सैलरी वाला कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। और चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मान लीजिए सैलरी का कंसेप्ट आपका मीट होता है, रिक्वायरमेंट मीट होती है, उसके बाद क्या? फिर आप हस्बैंड वाइफ इसके प्रूफ बनते हैं। रिलीजियस सर्टिफिकेट्स नहीं चलेंगे, आपको सरकारी प्रूफ लेकर आना होगा जो कि कोर्ट से बनता है, रजिस्ट्रार के ऑफिस से बनता है, मैजिस्ट्रेट की स्टैंप लगी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उस पर। तो ये स्टेट टू स्टेट चेंज होता है, किसी स्टेट में रजिस्ट्रार के पास है, किसी स्टेट में मैजिस्ट्रेट की स्टैंप चल जाती है, कहीं पर कोर्ट से बन जाते हैं। तो ये आपको अपने एरिया के किसी अच्छे लॉयर से जो ये मैरिटल केसेस लेते हैं तो इनसे आपको मिलना होगा और अपना ये एक प्रूफ बनवाना होगा जो कि ये वैलिडेट कर सके कि आप मैरिड हैं। फिर इस प्रूफ को आपको अपोस्टल भी कराना होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें रिक्वायरमेंट आ जाती है पीसीसी की। पीसीसी इज मस्ट, आपका जो पार्टनर है उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये एम्बेसी डेफिनेटली जानना चाहेगी। पीसीसी के बगैर आपकी बात नहीं बनेगी। पासपोर्ट सेवा केंद्र .com पे जाएं, पीसीसी बनवा लीजिए। अगर आपको उसमें डेट ज़्यादा लंबी लग रही है तो आप सुपरिटेंडेंट के ऑफिस से भी बनवा सकते हैं, वो भी कुछ केसेस में चल जाता है, बल्कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस में वो भी चल जाता है। तो पीसीसी मस्ट है यहाँ पे। जो इन्वाइटर हैं, चाहे हस्बैंड या वाइफ है, जो उस कंट्री में रहते हैं, उनकी अकाउंट स्टेटमेंट, उनके ऑक्यूपेशनल प्रूफ, उनके टैक्स रिसिप्ट, और जहाँ पर भी वो रह रहे हैं उसका कोई ना कोई प्रूफ साथ में अटैच होना चाहिए। सिमिलरली उनकी जो पार्टनर है, उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड जो इंडिया में है, ये सारे डॉक्यूमेंट उनके भी होने चाहिए अगर वो वर्किंग है तो। अगर वो वर्किंग नहीं है यहाँ पे फिर इनके डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर हैं तो साथ में लगाएं, इससे आपकी प्रोफाइल में ही इंप्रूवमेंट आएगी, चांसेस इंप्रूव होते हैं इससे। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोनों पार्टीज के यहाँ पे अटैच कर देंगे। अब आपके पास हो गए फाइनेंशियल सारे डॉक्यूमेंट्स इन्वाइटर के, अब आपके पास पीसीसी वगैरह भी हो गई, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट भी हो गया, और लास्ट रिक्वायरमेंट रह जाती है आपकी कि आप वहाँ पर रहेंगे कहाँ। भाई मैं यूके लंदन में रह रहा हूँ या मैं डबलिन आयरलैंड में रह रहा हूँ, मुझे अपनी वाइफ को बुलाना है, तो मुझे ये प्रूव करना होगा कि जहाँ पर भी मैं रह रहा हूँ वो एकोमोडेशन मेरे को लीगल तरीके से मिली हुई हो, उसका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो मेरे पास। अब मैंने लगा दिया एक 3 बेडरूम अपार्टमेंट का लेटर लगा दिया जिसमें ऑलरेडी 6 लोग रह रहे हैं, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर माई पार्टनर टू गेट द वीजा, बिकॉज उसमें एम्बेसी कहेगी दैट यू डोंट हैव अ सोल प्रॉपर्टी रेंटेड इन योर नेम, या फिर आप किसी प्रॉपर्टी को ओन भी नहीं करते हैं या रेंट एग्रीमेंट आपके नाम पे भी नहीं है और आपने शेयरिंग में अपार्टमेंट लिया हुआ है, तो उस केस में बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर मुझे अलग से अपार्टमेंट लेना होगा जो सिर्फ मेरे ही नाम पे हो, चाहे वो 1 BHK का अपार्टमेंट हो या जो भी है वट। अगर मैं शेयरिंग कर भी रहा हूँ तो ज़्यादा उसमें एक और पार्टनर हो, उसका भी कॉम्प्लेक्स अलग हो, मेरा भी कॉम्प्लेक्स अलग हो, मेरी प्राइवेसी हो, तो ये चीज़ एग्रीमेंट में लिखी हुई हो जिसको मैं अटैच करके प्रूव कर सकूँ, राइट। बस ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लीजिए, अपॉइंटमेंट लेने के बाद इसको जमा करा दीजिए। अब यहाँ पे जमा कराने से पहले कुछ चीजें और आपको ध्यान देनी होगी। काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके अपोस्टल होते हैं, जैसे आपका पीसीसी अपोस्टल होगा, आपका मैरिज सर्टिफिकेट अपोस्टल होगा, पासपोर्ट की स्कैन कॉपीज अपोस्टल होंगी, कुछ डिग्रीज वगैरह आपकी हैं तो आप चाहें तो उनको पोस्टल करा सकते हैं, वो आपके वहाँ पे काम आ जाएंगी। अपोस्टलेशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, एक स्टिकर लगता है आपके पासपोर्ट पे जो वैलिडेट कर देता है जेन्युइन पेपर है। नहीं तो ऐसा तो कोई भी कुछ भी लगा देगा, एम्बेसी को क्या पता है सच है कि झूठ है, किसी ने कुछ भी लगा दिया जी अरा जी, एम्बेसी हर चीज़ को क्रॉस चेक करती नहीं घूमेगी। तो यहाँ पे अपोस्टलेशन से उसको एक कोड मिल जाता है जिसके थ्रू इजीली क्रैक कर सकती है, चेक कर सकती है कि जेन्युइन है या फेक है, वो इजीली स्कैनेबल होता है। ऑलराइट, तो ये सारे थे डॉक्यूमेंटेशन, ये था सारा रिक्वायरमेंट जो आपको एक स्पाउस वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा के लिए चाहिए होता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे सैलरी का पॉइंट तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया। साथ में अगर आपके पार्टनर या इंडिया में काम करती हैं, उनके डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं तो आपको सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट कैसे मिलता है? अगर यहाँ पे वो बहुत अच्छी प्रोफाइल पे काम करते हैं और वो प्रोफाइल एक स्किल में काउंट होती है और उस पर्टिकुलर कंट्री के रूल्स के हिसाब से स्किल में आती है, तो यहाँ पे इनके मिलने के चांसेस आर क्वाइट नाइस। इसमें आप रिप्रेजेंटेशन में ये सारे फैक्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को साथ में अटैच करें। दूसरा, अगर आपके साथ आपका कोई बच्चा भी जिसको आप बुलाना चाहते हैं, काफ़ी सारे केसेस में बेबी भी होता है, 1 या 2 भी, मल्टीपल भी हो सकते हैं, और आप चाहते हैं कि भाई मैं अपनी वाइफ के साथ उनको भी बुला लूँ, तो उस केस में फिर आपकी सैलरी का थ्रेशोल्ड और ऊपर हो जाता है, जिसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई मैं अपने बच्चों का, बीवी का, सबका या हस्बैंड का बच्चों का ध्यान रख सकता हूँ और रख सकती हूँ। ये सारी चीज़ें साथ में लगती हैं। मोर ओवर, अब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो शेयरिंग पे नहीं होनी चाहिए। अब आप कोई ना कोई अपना ऐसा अपार्टमेंट ढूंढे, या छोटा ही हो बट लेकिन वो आपके नाम पे हो। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा।
एक पर्टिकुलर केस में ऐसा भी देखा गया है कि एप्लीकेंट बाहर है, रेजिडेंट्स है, वहाँ के नेशनल हैं या पीआर होल्डर हैं, और वो इंडिया में आके शादी करते हैं, सिर्फ शादी करते हैं और अपने पार्टनर को अपने साथ लेकर जाते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? इस केस में भी बहुत ही आसान है। सिंपली करना क्या होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट जो हमारे मैरिज के बाद बने हुए हैं, अगर तुरंत मैरिज होती है तो उसके बाद भी हमें सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे। दैट्स इट, इसमें कुछ अलग नहीं है। आपको एम्बेसी को प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी एक्चुअल में शादी हुई है, कोई सेटअप तो नहीं है, कोई फेक तो नहीं है, क्योंकि इतना कुछ फेक डॉक्यूमेंटेशन एम्बेसी के पास अलग अलग अनरिलायबल सोर्स से भेजा जाता है कि एम्बेसी के पास कई बार जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं ना, एम्बेसी उसमें ट्रस्ट नहीं करती है अनलेस दे आर बैक्ड बाय अ सरकारी फैक्ट, सरकारी सर्टिफिकेट, सरकारी प्रूफ, राइट। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आप स्पाउस वीज़ा लगाना चाहते हैं तो ये सारे प्रोसेस को आप अच्छे से समझे। देखिए जैसे मैंने बताया 90% प्रोसेस यही है जो मैंने आपको बताया, 10% कंट्री टू कंट्री स्पेसिफाई होते हैं रूल्स, उसके हिसाब से होता है। बट जिस तरीके से मैंने बताया ना, इससे बाहर आपको परेशानी नहीं होगी। और जिस भी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे जर्मनी है, स्पेन है, इटली है, पोर्चुगल है, यूके है, आयरलैंड है, या फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, कनाडा ही क्यों ना हो, यहाँ पे मोर और लेस ये प्रोसेस इसी तरीके से ही फॉलो होता है। और इसको आप माइंड में रख के चलें ताकि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपके कंप्लीट हो, रिलायबल हो। देखिए एक चीज़ का और आपको लास्ट एंड फाइनल में एक और टिप देता जा रहा हूँ, अगर आप अपने पार्टनर को तब इनवाइट करते हैं जब आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर पूरा होने वाला हो या खत्म होने वाला हो, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। ये लास्ट टिप है मेरी तरफ से, ठीक है। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ है तो उसको रिन्यू करवा के उसके बाद ही अपने वाइफ का, अपने हस्बैंड का वीज़ा अप्लाई करें, फिर उसके बाद रिफ्यूज़ नहीं होगा, राइट। तो अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आई होप आप अपनी फैमिली से रियूनाइट हो जाएं, और इसमें अगर आप हमारी भी हेल्प चाहते हैं तो नेचुरली भी यू कैन कम टू अस, इन डिटेल्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज खुद भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय बाय।